नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम सूरत में हैं और सूरत को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और थोड़ा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सूरत में अगर आप आए हैं तो आप कपड़ों से परिचित ज़रूर होते हैं, क्योंकि सूरत की गलियां कपड़ों की साक्षी हैं। जब आप कभी स्टेशन से उतरते हैं या स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ आपको एकदम, जैसे हम कभी गद्दा वद्दा भरने जाएं तो रुई का एक बड़ा बड़ा बंडल देखते हैं, वैसे यहाँ साड़ियों का बहुत बड़ा बड़ा बंडल देखने को मिल रहा है। अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी ढेर सारी साड़ियों को और कपड़ों को बनते देख रही हूँ मैं खुद भी। तो मेरे लिए भी एक नया पन्ना, एक नया किस्सा जुड़ रहा है मेरी ज़िंदगी में। कभी कभी बुढ़ापे में बच्चों को सुनाने के लिए कहानी जुड़ रही है, ये एक पार्ट है। हमारे साथ सर हैं। अभी हम केसरिया में हैं और केसरिया एक ऐसा नाम है जो मैं पहले से भी सुनी हूँ, परिचित हूँ इस नाम से। तो जब सूरत में आए तो हम टहल रहे थे तो हमें ये बोर्ड भी दिखा, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये नाम मैं पहले से भी सुनी हूँ, हम लोग एक बार टहलते हैं। तो हमें सर मिले, सर हमें पूरा आराम से घुमा भी रहे थे, क्योंकि मेरा बहुत मन भी था कि मैं एक बार देखूँ कपड़ों को बनते, देखूँ वो साड़ियाँ जो हम औरतों को और खूबसूरत बनाती है। हम अलग अलग त्यौहार में तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों को कैसे तैयार किया जाता है, क्या सबका मटेरियल एक होता है तैयार, मतलब उसमें कढ़ाई वढ़ाई के बाद उसका रेट अलग हो जाता है। ये सब मैं समझ रही थी और सर मुझे सुबह से इत्मीनान से दिखा रहे थे, घुमा रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। सर इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे व्यूवर्स को अपना समझकर सब दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि अगर कोई कुछ शुरू करना चाह रहा है, देखिए ये समझना इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर आप घर बैठे हैं और आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप पहले समझ लीजिए उसको, उससे परिचित हो जाइए, आपके लिए सब अनजाना सा ना रहे। अगर आप अनजाने चीज़ से शुरू कर देते हैं तो आप भटक सकते हैं, इसलिए आप परिचित होना बहुत ज़रूरी है। तो आप परिचित हो चुके हैं। अब हम सर से बात करेंगे केसरिया के बारे में। केसरिया 1977 से काम कर रहा है कपड़ों में, तो अभी तक कितना केसरिया बदला है, इस केसरिया में कितना और केसरिया रंग घुला है, यही सब समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे बातचीत में। सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप पल्लवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में आपका भारत एक नई सोच, उसके माध्यम से आज हम लोगों को जुड़ने का मौका मिला, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछती हूँ, जैसे आपका ये बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा नाम है, 3 पीढ़ियों से आप काम कर रहे हैं, इसके बाद भी आप इतना टाइम निकाल के लोगों को घुमा देते हैं, पूरी फैक्ट्री घुमा रहे हैं आप मुझे सुबह से, और अभी मैं पूरा घूम ली हूँ, 4 बजने जा रहा है, अभी भी मुझे पता चला है कि अभी मैं आधा ही घूम पाई हूँ, आधा अभी बाकी है। अभी मैं वो तागे से कपड़ा बनते अभी मैं देख नहीं पाई हूँ, उसके लिए मुझे कल फिर घूमना पड़ेगा। तो इतना काम होने के बाद भी इतना समय निकाल रहे हैं आप, घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं। हम लोगों ने जब ऐसा सोचा कि बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, एक छोटे स्तर के लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कैसे दें, तो हम लोग की जो पुरानी फर्म है, जो एग्जिस्टिंग फर्म है, उसके अंदर हम लोग कपड़ा बनाते थे, फैब्रिक बनाते थे, और साथ में जो होलसेलर्स व्यापारी है हम लोग उनको जोड़ते थे। सिर्फ होलसेलर्स व्यापारी के साथ ही काम करते थे, और जो होलसेलर जो कस्टमर्स के साथ काम करते थे वो पूरे साल काम होता था, अच्छा काम होता था। लेकिन हमारे पास में क्या होता था, छोटे छोटे व्यापारी भी बहुत आते थे। छोटे व्यापारी आते थे, बोलते सर मिला के एक पार्सल दे दीजिए, या हम 50,000 रुपये का माल दे दीजिए, लाख रुपये का माल दे दीजिए। हम लोग जब होलसेल का काम करते थे तो हम लोग सबको मना कर देते थे कि नहीं, हम लोग रिटेलर्स को कपड़ा नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास में थोड़ी सी वो भी रहती थी कि हम लोग जिस होलसेलर्स को कपड़ा दे रहे हैं उसके इलाके के अंदर हम लोग और किसी को कपड़ा नहीं दे। तो ये सब चीजें हमारे साथ रहती थी। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट जाता था होलसेल मंडी में, तो रिटेलर्स चला के आता था कि केसरिया का ही माल लेना है, तो इसलिए वो केसरिया का माल लेने के लिए आते थे। तो छोटे छोटे रिटेलर्स बहुत आते थे उस एरिया के। तो हम लोगों ने देखा कि दिन में हमारे पास में 7, 8, 10 कस्टमर्स ऐसे आते हैं, रोज के ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर माल चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि हमको बिजनेस कैसे अपने मॉडल्स को चेंज करना है, तो हम लोगों ने इस मॉडल के लिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी को एक रिटेल सेक्टर का मॉडल बनाया, B2B बिजनेस के अंदर, बिजनेस टू बिजनेस, और ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए बिजनेस बनाया जो घर बैठे व्यापार करता है, या उसने दुकान से व्यापार करना है, या दुकान से व्यापार वो पहले से कर रहा है। तो उन कस्टमर्स को हम लोग कैसे बेनिफिट्स दें, तो हम लोगों ने उन कस्टमर्स को आपके माध्यम से, या जो हमारे पास में ऑलरेडी चला के आते थे, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, उनके वहाँ जाके स्टार्ट किया। सर आप लोग आते थे हमारे पास में, तो बोला नहीं हमें तो माल चाहिए आपका, अगर आप लोग हमको जोड़ते हो
तो धीरे धीरे हम लोगों ने वो स्टार्ट किया, तो फिर देखते देखते इतनी बड़ी कस्टमर की रेंज हमारे साथ जुड़ गई। आज हम लोग कम से कम 25 से 30 हज़ार ऐसे रिटेलर्स जो है जो एवरी मंथली हमारे पास में आते हैं, या फोन के माध्यम से या हमारे ऑनलाइन के माध्यम से हमसे कपड़ा लेते हैं। तो धीरे मतलब रिपीट होता है ये? जी, हमारे पास में हमारा जो भी कस्टमर है वो लॉयल कस्टमर है, रिपीट हमारे पास में आता है, और हम लोग उनको रोज नई वैरायटी देने में ही सोचते हैं। पता है, अगर कस्टमर रिपीट हो रहा है मतलब कि आपका जो माल है वो 100% सही है। जी, ऐसा बोला जाता है कि बिल्कुल। नहीं तो ऐसे आप समझिए कि सूरत में तो इतने कपड़ों की कंपनियां हैं, तो कस्टमर अगर रिपीट होके आ रहा है मतलब आपके कपड़े में उसको कुछ अच्छाई या कुछ क्वालिटी मिल रही है, ऐसा। जी, ये दादाजी का शुरू किया हुआ कंपनी है? आप लोग कंपनी जो है दादाजी की शुरू करी हुई कंपनी थी। उसके बाद में मैं और वत्सल, मेरे अंकल का लड़का है वत्सल, दोनों जने आए और इस फील्ड को पूरा हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने ये जो केसीरिया टेक्सटाइल कंपनी है उसकी शुरुआत करी, और उसके अंदर हम लोगों ने रिटेलर्स को जोड़ा। सारे जितने होलसेलर्स थे उनके एरिया को छोड़ के बाकी जितने भी रिटेलर सेगमेंट था पूरे ऑल इंडिया के अंदर हम लोगों ने उनको पूरा जोड़ा। और आज आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे पास में इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग हो गई कस्टमर की कि वो अपनी दुकान के अंदर सिर्फ केसीरिया का ही प्रोडक्ट रखते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं रखते हैं। मतलब पूरे दुकान में सिर्फ केसरिया का जी साड़ी? बिल्कुल। हमारे पास में एवरी मंथली हम लोग नोट करते हैं कि हमारे पास में जो कस्टमर आया वो सिर्फ हमसे कपड़ा लेके जा रहा है या और भी कोई कंपनी से लेके जा रहा है। अगर वो दूसरी कंपनी से लेके जा रहा है तो हम लोग ऐसा क्या प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो हम लोग वो भी सर्च करते हैं, उसके बाद में वो प्रोडक्ट बनाते हैं। और हमारा पूरा इतना फोकस रहता है बिजनेस के अंदर कि हम पूरा का पूरा काम जो है वो केसरिया का ही देवे। इसके अंदर हम लोग साड़ी भी बनाते हैं, सूट भी बनाते हैं, कुर्ती भी बनाते हैं। तो किसी को स्टोर खोलना हो या पूरा हर टाइप का बिजनेस करना हो, साड़ी कुर्ती सूट ब्लाउज का, तो वो हमारे पास में कंप्लीट रेंज है वुमेन्स वेयर की, तो हम लोग उनको वो देते हैं। फिर सप्लाई साड़ी की कितनी वेराइटीज होंगी अपने? साड़ी के अंदर हमारे पास में 16-17 डिपार्टमेंट है, और 16-17 डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास में 6,000-7,000 से ऊपर की डिजाइन है। 7,000 डिजाइन है? सिर्फ 7,000 डिजाइन हमारे पास में एनी टाइम अवेलेबल रह जाएगी। डेली हम लोग 20 से 30-40 डिजाइन अपडेट करते हैं, नए प्रोडक्ट लाते हैं, और उसके बाद में इतने प्रोडक्ट हमारे पास में खत्म भी हो जाते हैं। तो डेली 40-50 डिजाइन हम लोग डेली बनाते हैं, तो 1500 SKU 1500 डिजाइन कम से कम एवरी मंथली हम लोग मेंटेन करते हैं। अच्छा, फीडबैक कैसे रहता है? जैसे मान लीजिए मैं कोई कपड़ा ले गई, मतलब मैं बिजनेस शुरू करना चाह रही हूँ, मैं कोई कपड़ा ले गई, फिर क्या ये आप लोगों की तरफ से बताया जाता है कि आपके एरिया में इस तरीके के कपड़े नहीं, इस तरीके के कपड़े चलते हैं, या फिर कैसे ये पता कैसे चलता है? या फिर मैं ऐसा है कि मैं अगर शुरू कर रही हूँ तो मैं ले जाऊँ, फिर मैं उसको देखूँ और समझूँ, फिर मुझे समझ में आए कि ये इस तरीके के कपड़े नहीं चल रहे हैं, मैं ला के वापस करूँ? कैसे होता है ये? हम लोगों ने पूरा मैनेजमेंट पूरा समझा। अब पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग प्रांत है, सब प्रांतों की अपनी अपनी लैंग्वेज है। कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, उड़िया भी है, तेलुगु भी है, अपनी अपनी एक लैंग्वेज है सबकी। तो हमारे पास जब कस्टमर्स आते थे तो हमें एक तकलीफ होती थी, लैंग्वेज में हम लोग उनकी लैंग्वेज में हम लोग कपड़ा समझ नहीं पाते थे, उनकी बातों को नहीं समझ पाते थे। तो हमारे पास कपड़ा होता था तो भी हम लोग नहीं दे पाते थे। तो कस्टमर क्या होता था कि चला जाता था, आधा अधूरा माल लेके चला जाता था। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे ऑल इंडिया से हम लोगों ने एक मतलब टीम बनाई अपनी, जो लैंग्वेज को समझता हो और वहाँ के उनके प्रोडक्ट को समझता हो। तो जब भी आप सूरत में हमारे पास में आएंगे तो वहाँ पे आप जिस इलाके से बिलोंग करते हो, कोई भी इलाके से हो, जैसे आप आंध्र प्रदेश से हो, जैसे आप महाराष्ट्र से हो, जैसे आप उड़ीसा से हो, यूपी बिहार से हो, पंजाब से हो, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज वाले हैं वो हम लोगों ने सेल्स पर्सन प्रोवाइड किए। तो आप सूरत जब भी आते हो तो हमारे यहाँ पे आने के बाद में आप बोलते हो कि हमें लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज के अंदर बंदा चाहिए, जिस एरिया को हम समझता हो उस टाइप का हम लोग टेस्ट रखते हैं, उस टाइप का जो सेल्स पर्सन उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे लैंग्वेज का कम्युनिकेशन गैप ना पड़े। तो पूरा हम लोग पूरे हमारा टीम मैनेजमेंट पूरा एकदम 100% सही जाता है। उसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट भी अच्छे से समझा पाते हैं, और उस इलाके को जो समझता है, उसका जो टेस्ट समझता है, वो हम लोग फिर प्रोवाइड करते हैं। सही बात है। अब जैसे डिजिटल प्रिंटिंग की साड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे उसको कांजीवरम कुछ ऐसा बोला जाता है, तो यहाँ पे अगर आके ऐसे बोले कांजीवरम साड़ियाँ, तो यूपी के लोग ना समझ पाए, लेकिन वो डिजिटल प्रिंटिंग की साड़ी होती है। तो इसलिए ऐसा आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र के हों, आपको भाषा की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको वहाँ हर एक भाषा के लोग मिलेंगे जो आपको आपकी भाषा में समझाएंगे कि आपको कैसे अपना बिजनेस करना है। आज इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे आपसे, क्योंकि हम यूपी बिहार से हैं और वहाँ पर नौकरियाँ बहुत कम हैं।
गवर्नमेंट भी कम है और प्राइवेट भी कम है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग काम खोजने आते हैं। तो आपको अपना घर ना छोड़ना पड़े, इसलिए आप अपने घर से ही छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हो सकता है वो बिजनेस इतना बड़ा हो कि आगे आने वाली पीढ़ी आराम से आपके बिजनेस को चलाए। तो मुझे अब समझना है बिजनेस कैसे शुरू करें, बिजनेस कितना मिनिमम मुझे कितना प्राइस रखना होगा कि मैं शुरू कर सकती हूँ। एक हाउसवाइफ कितना पैसा बचा के रखे कि वो एक स्टार्टअप शुरू कर सके, एक बिजनेस शुरू कर सके, मिनिमम कितना प्राइस होगा? देखिए, इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप किस इलाके से हैं, आपके एरिया में क्या टेस्ट चलता है। तो टेस्ट की अगर जानकारी नहीं है तो आप हमारे पास में सूरत आइए। आप कभी भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने लोकल एरिया से माल ना लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको जो हम लोग होलसेलर को जो रेट देते हैं, होलसेलर्स फिर अपना मार्जिन ऐड करता है, उसमें प्रॉफिट जोड़ के देते हैं, प्रॉफिट ऐड करके देता है। तो वो मार्जिन हम लोग क्या चाहते हैं कि वो जो जितने भी जहाँ पे भी जिनको काम करना है वो डायरेक्ट सूरत आए, डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़े। आज हम लोग एक एक सेट में डील करते हैं। आप मतलब 25-50 प्रोडक्ट की डिजाइन लीजिए और उसमें आप 100-150-200 साड़ी के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो हाउस होल्ड मतलब वाइफ है या लेडीज है जो भी काम करना है उनको, तो वो क्या कर सकती है, 25-50 हज़ार रुपए की लागत से वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। 25-50 हज़ार की लागत का मतलब हो गया कि आप 100-150 साड़ी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा कहना है कि अगर आपने 50 हज़ार रुपए की लागत से अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप शुरुआत में 30-40 हज़ार रुपए की लागत से काम स्टार्ट कीजिए। 10 हज़ार अपने पास सेविंग रखिए। आपके पास जब कस्टमर से आप बातचीत करते हो तो कस्टमर से पूछिए कि आपको और कोई रिक्वायरमेंट है, अगर इनमें से पसंद नहीं आ रहा तो कोई रिक्वायरमेंट, तो वो जो रिक्वायरमेंट बोले हमारे पास में ऑनलाइन सर्विस है। आप वहाँ से तुरंत प्रोडक्ट का फोटो मंगवाइए, पीडीएफ मंगवाइए, कस्टमर्स को दिखाइए और कस्टमर अगर पास करता है तो वो 10 हज़ार रुपये से आप नया ऑर्डर दे सकते हो। तो पूरा बिजनेस में पूरा पैसा ना लगाए, आप थोड़ा पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करें और साथ में हम जो सर्विस देते हैं उन सब चीज़ों का फायदा लें जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ हो। साड़ी में मंगा ली मैंने, थोड़ा टेस्ट भी समझ लिया कि मतलब ये टेस्ट हमारे क्षेत्र में चलता है। अब मुझे ये समझाइए कि क्या मुझे बार बार आना होगा साड़ियों को बदलने के लिए? जैसे मैंने मान लिए मैं साड़ी ले गई, वो टेस्ट नहीं चल रहा है तो उसको वापस करने के लिए मुझे खुद आना होगा या वो कोरियर वगैरह से एक्सचेंज हो सकता है? नहीं, आप बिल्कुल वहां से जो आपका लोकल आंगड़ी है या लोकल ट्रांसपोर्ट वाला है आप उनको बोल सकते हो कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के नाम से बिल्टी बना के वापस से आप भेज सकते हो। और साथ में हम लोग क्या देते हैं, हम लोग हमारे यहाँ पे सेल्स पर्सन होता है ना, वो एग्जैक्ट उस एरिया को पूरा समझता है। पहली बात तो आपको टेस्ट कभी गलत जाएगा ही नहीं। अगर आप हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हो या आप वहाँ पे लोकल देख के आए हो तो टेस्ट बिल्कुल गलत नहीं जाता है। फिर भी 10-5% अगर आपके पास प्रोडक्ट बिक रह भी जाए तो आप कोशिश कीजिए उसको सेल में निकालने की। फिर भी नहीं बिके तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपके साथ खड़ी है, पीछे मिला के खड़ी है। आपका जो प्रोडक्ट नहीं बिका है तो वो सेट टू सेट आप मेरे पास वापस लेके आइए और उसके बदले में आप नया प्रोडक्ट लेके जाइए। पहली बात तो ये हुई। सेकंड बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे दुकान से बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे पास में एवरी मंथली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों से नए व्यापारी कितने जुड़े, हम लोग उनको फॉलो भी करते हैं, उनके साथ में बातचीत भी करते हैं। एक महीने में कितने बिजनेस जुड़ रहे हैं? पिछले जनवरी महीने के अंदर हम लोगों ने 250 के करीब नए एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस किया इन्होंने फर्स्ट टाइम उनको जोड़ा, जिसमें से 150 के करीब जो है वो लेडीज थी। तो पूरे ऑल इंडिया के हमारे पास में 250 नए कस्टमर से जोड़ा। एग्जिस्टिंग कस्टमर जो माल लेके जाता है वो तो आता ही है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने फर्स्ट टाइम सूरत आके कपड़ा ले लिया, हमारा पूरा काम देख लिया, अगर आपको 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये की लागत का माल मंगवाना है तो हमारे पास में ऑनलाइन सर्विस है। पूरा ऑनलाइन का पूरा डिपार्टमेंट है। आप हमारे लड़कों को फ़ोन कीजिए, आपको जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ से घर बैठे आप मंगवा सकते हो। तो कई कस्टमर्स तो ऐसे हमारी वीडियोस को देख के इतना सीख चुके हैं कि उनको कपड़े की पूरी नॉलेज आ गई, फैब्रिक की पूरी नॉलेज आ गई, वो घर बैठे वहीं से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। 10-20-50 हज़ार रुपये की लागत से जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो वहीं से घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी है। वो कपड़ा ले लिए, धीरे धीरे बिक रहा है, और क्या वो मुझे ऐसे पता चल सकता है कि यहाँ पे कैसे गाइड किया जाता है कि मतलब ये साड़ी है, इसको आप अपना ये MRP लगा के इसको ऐसे बेचिए, ऐसे क्या इस तरीके से भी गाइड किया जाता है? कैसे गाइड किया जा सकता है? एक नई महिला ही है, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जो कैमरा है वो एक महिला है, वो कपड़ा खरीदने आई है आपसे, बिजनेस सीखने आई है, तो कैसे उनको क्या बताया जाता है?
देखिए, अगर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं हमारे पास में, सिर्फ वो वीडियो देख के आ जाते हैं, उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होती होता है, बिल्कुल बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। वो वीडियो देख के आ जाते हैं, मन बना लेते हैं कि मुझे कपड़े का बिजनेस करना है। सर आप ऐसे समझिए कि मैक्सिमम महिलाएं या तो टीवी सीरियल देख रही होती हैं या किटी पार्टी और इन सब चीज़ों में होती हैं, उनको अचानक से बिजनेस की तरफ स्विच करना होगा तो कैसे नॉलेज होगा? वो देख के सोचती हैं कि हाँ ठीक है शुरू करते हैं। अब आप उनको कैसे सिखाएंगे, कैसे समझाएंगे? जैसे मान लीजिए ये अभी ये साड़ी है, 6 साड़ियाँ हैं, तो कैसे आप इसमें कैसे समझाते हैं कि इस साड़ी को इतना रेट लगाया जा सकता है, इसको ऐसे इतना रेट लगाया जा सकता है? क्या इस तरीके से प्रॉपर बैठा के जैसे ट्यूशन पढ़ाया जाता है वैसे बताया जाता है? कैसे बताया जाता है? जैसे ही कस्टमर या तो हमारे पास में सूरज जब भी आता है या हमसे बातचीत करता है कि मुझे कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन मेरे को कपड़े की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हम लोग तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो एक बार आप सूरत जरूर आए। आप माल ले या नहीं ले वो बात की बात है, सबसे पहले आप सूरत आए, केसरी टेक्सटाइल कंपनी में आए और साथ में आपको प्रोडक्ट आप देखिए सारे के सारे। हमारा जो सेल्स पर्सन है, हमारा जो CRM है, वहाँ पे आप उनसे समझे कि अगर मैं 50,000 रुपए की लागत से स्टार्ट कर रहा हूँ या 5 लाख रुपए की लागत से मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो कितना प्रॉफिट, कौन से प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है। तो हमारा एक पूरी सीट बनाई हुई है। अगर आप 200 रुपए तक का प्रोडक्ट रखते हो तो उसके अंदर ये मार्जिन है, 500 रुपए का प्रोडक्ट रखते हो तो ये मार्जिन है। तो आपको पूरा मार्जिन एड ऑन करके हम लोग देते हैं कि आप इतना मार्जिन से स्टार्ट कर सकते हो। जनरली क्या होता है 200, 300, 400 रुपए की साड़ी होती है ना, उसके अंदर हम लोग यही बताते हैं कि 50 रुपए, 100 रुपए आप साड़ी का रख के आप स्टार्ट, इनिशियल स्टार्ट है, आप डबल भी कर सकते हो रिटेल में, लेकिन आपका स्टार्ट है तो आप धीरे धीरे अपना मार्जिन बढ़ाए, कम प्रॉफिट रख के सामान बेचिए। हाँ, अगर आपके पास कस्टमर्स जुड़ गए, 200, 300, 400 महिलाएं जुड़ गई या 200, 300 लोग जुड़ गए आपके पास, तो आप धीरे धीरे हर साल अपना 1%, 2% का प्रॉफिट बढ़ाए। शुरुआत में आप 50 रुपए या 100 रुपए साड़ी रख के ही प्रॉफिट बढ़ाए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका 2-4 साल, 5 साल आपको हो जाएगा। आप घर से बिजनेस कर रहे थे, घर से आप दुकान की तरफ स्विच होने की कोशिश जब करोगे, जब आपको लगेगा कि अब मेरे पास में तो बहुत सारे कस्टमर्स भी हो गए, माल भी बहुत ज्यादा हो गया, तो दुकान की तरफ जाओगे तो आप अपने धीरे धीरे मार्जिन को भी बढ़ा सकते हो। पूंजी डूब जाने का डर तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल कपड़े का बिजनेस के अंदर कोई भी प्रकार की पूंजी डूबने का डर नहीं होता है। अगर कोई भी चीज होती है तो वो होता है डेड स्टॉक। डेड स्टॉक की जवाबदारी हमारी रहती है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बिका तो हम लोग लेते हैं वो प्रोडक्ट और वो आपको नया उसके सामने प्रोडक्ट दे देते हैं। तो कोई जो चीज का डर रहता है कि माल बिका नहीं तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। आप कभी भी पूरे साल के अंदर कभी भी आप आओ और वो जो हम लोगों ने जैसे आपको माल दिया आप एज इट इज हमें वापस दो और उसके बदले में आप दूसरा माल ले जाओ। तो आपका मार्जिन हमेशा ग्रोथ ही होगा और आपके पास में नया टेस्ट भी मिलेगा। और हमेशा जब भी खरीदी करने आप सूरत आते हो तो 10-20 हज़ार रुपए की कम लागत का ही माल लेके जाए। लाख रुपए की खरीदी करनी तो 80,000 का माल लेके जाए, 20,000 अपने पास स्पेयर में रखे। कस्टमर रिक्वायरमेंट की तो 20,000 रुपए से वो नया माल मंगवाए। तो हम लोग पूरा एकदम ऐसा नहीं है कि हम लोगों कि लाख रुपए का आपका बजट है तो लाख रुपए को माल दे दिया और आपका दोबारा नया प्रोडक्ट आप मंगा ही नहीं सकते। तो हम लोग पूरा ध्यान में रखते हैं कस्टमर्स को और साथ में कस्टमर्स को जितनी सर्विस दे सकते हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए। जैसे माल नहीं बिक रहा है तो हम कैसे माल बेचें, कैसे सेल के ऑफर लगाए, कौन से महीने के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, विंटर के अंदर क्या प्रोडक्ट बिकता है, समर के अंदर क्या प्रोडक्ट बिकता है, तो सब चीज़ों का हम लोग ध्यान में रखते हैं। कोरियर में कोई फ्रॉड, जैसे मान लीजिए हम कोई साड़ी पसंद करके गए, वो हम यहाँ से तो देख के गए, कोरियर में कुछ और पहुंच गया घर, फिर नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पे नहीं होता। हमारे यहाँ पे पूरा बारकोड सिस्टम है। नहीं, आप ये ऐसा समझिए कि अभी एकदम जो नया शुरू करता है ना उसको बहुत घबराहट होती है। नहीं, बिल्कुल, तो उनके हिस्से का सवाल मैं पूछ रही हूँ, क्या कोरियर में कोई फ्रॉड हो सकता है? दो चीज हो गई इसके अंदर। आप जैसे आपने ऑर्डर लिखा है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो माल लिखा है वो आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारे यहाँ पे बारकोड पूरा सिस्टम है। आपने जो बारकोड आपने हमें भेजे हैं वो आपको जब भी बिल आएगा तो उस बारकोड नंबर लगा हुआ रहेगा। उस बारकोड में जो पीडीएफ होता है आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन से मंगवा सकते हो। जो पीडीएफ है वो पूरा एज इट इज माल जाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने लिखा है क्या गया क्या। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा ये पॉइंट है कि आपको जब माल हम लोग बेचते हैं तो फुली इंश्योरेंस करवा के हम लोग माल बेचते हैं। जब तक आपके पास नहीं पहुंचता है माल, वो पूरी जवाबदारी हमारी है। ट्रांसपोर्ट में माल चोरी हो गया या कोई प्रकार का आग लग गई है, नुकसान हो गया, तो सारी जवाबदारी हमारी है। जब तक आपने माल नहीं छुड़वाया तो सारी जवाबदारी हमारी है। पूरा का पूरा पैसा बीच में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो केसरिया समझे जी, वो पूरी केसरिया की जवाबदारी है। आप हमारे पास में अगर आपका माल नुकसान हो गया या चोरी हो गया तो आप बदले में आपको हम लोग नया माल देंगे, नहीं तो आपका पैसा वापस रिफंड करेंगे। बीच में कोई गड़बड़ी का नहीं, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर का पैसा जब तक सेफ है, जब तक अगले को माल नहीं मिलता, हम पूरा कस्टमर के पैसा हम लोग पूरा समझते हैं कि कितनी मेहनत से उन्होंने जुटाया होगा,
कैसे उन्होंने बिजनेस करने की सोची होगी, कितने लोगों से बात की होगी, तो उनका एक एक रुपया मेहनत की कमाई हमें मालूम है कि हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं तो कितने एफर्ट लगते हैं। तो आप लोगों की जिनको नया स्टार्ट करना है, कम पूंजी से स्टार्ट करना है, तो उसने कैसे पैसे को जुटाया होगा, तो हम लोग उसके पैसों का पूरा ध्यान में रखते हैं। जब तक माल नहीं पहुंचे जब तक की जवाबदारी हमारी है, उसके बाद में माल नहीं बिके तो वो जवाबदारी भी हमारी है। कपड़े का बिजनेस क्या कठिन होता है? मतलब इसको रन कराना बहुत कठिन होता है? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर आपको टाइम आपको देना होता है। आप लोगों को अवेयरनेस दे, अपने लोगों को आसपास में जितने भी लोग हैं, जैसे आप घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास में जैसे व्हाट्सएप के अंदर आपके पास 100-200 लोग आपसे जुड़े हुए हैं या 500 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट है, तो आप उनको बताएं कि मैंने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है, आप मेरे से जुड़ सकते हो। और अब व्हाट्सअप उनको करिए, मेरे पास इस टाइप के प्रोडक्ट है, तो सामने से लोग ही आपको बताएंगे इस टाइप का प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट लाओ ये। और कभी कभी क्या होता है, जनरली मैं देखता हूँ कि फर्स्ट टाइम कोई काम स्टार्ट करता है, जैसे अभी मेरे पास में अजमेर के कोई कस्टमर थे, उन्होंने ऑनलाइन घर बैठे अपने से 4 लाख रुपए का माल मंगवाया था और उन्होंने मतलब नेक्स्ट मंथ में वो अपने यहाँ पे आए हैं और उन्होंने 5 लाख की नई खरीदी करी है। तो फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट करके 4 लाख का किया था उन्होंने 4 के 8 लाख रुपए किए होंगे जब भी 5 लाख की खरीदी करने आए होंगे। तो विश्वास खुद पे होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और साथ में मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं जिनको मेरे को प्रोडक्ट बेचने हैं वो उस लायक है कि नहीं है। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान में रखें, और फिर भी अगर आप इन सब चीज़ों में कहीं पीछे रह रहे हो तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपके साथ जुड़ी हुई है। मतलब थोड़ा आपको खुद भी समझना होगा कि किस तरीके की साड़ियाँ आप बेच सकते हैं। क्या आप 400 रुपए की साड़ी बेच सकते हैं, 800 रुपए की साड़ी बेच सकते हैं, 10,000 की साड़ी बेच सकते हैं? ये आपको खुद भी मतलब खुद से ही पता चलना होगा कि आपकी सोसाइटी कैसी है, कितनी महंगी साड़ी वो खरीद सकते हैं ऐसा, या आप किस चीज़ के लिए बेचना चाह रहे हैं। क्या आप डेली वेयर वाली साड़ी बेचना चाह रहे हैं, पार्टी वेयर वाली साड़ी बेचना चाह रहे हैं, ये आपको खुद सोचना होगा। नहीं तो आप 20,000 में कैसे, मतलब कितनी साड़ियाँ मिल सकती हैं? अब जैसे 20,000 50,000 का जो बजट होता है, तो मेरा यही सजेशन रहता है हमेशा कि कस्टमर्स को हल्की रेंज का माल लेके जाना चाहिए, 200 400 500 रुपए तक, ताकि ढेर सारी वैरायटी मिल सके, ढेर सारी साड़ियाँ हो जाए और वो उसको वैरायटी भी ज्यादा हो जाए और दिखाने में भी इजीली हो जाए और कम मार्जिन में जैसे मिले, लेकिन माल जल्दी सेल हो जाता है। तो साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग साड़ी का ही बिजनेस नहीं करते, हम लोग कुर्ती का भी बिजनेस करते हैं। हम लोग किसी को कुर्ती, सूट या लहंगा या दुपट्टा, गाउन, नाइट वेयर या उसको पेटीकोट, अस्तर, ब्लाउज, जो भी चाहिए, जिस टाइप का भी बिजनेस करना है उसको, उस टाइप के बिजनेस भी हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो आप चाहे कुर्ती का बिजनेस करना चाहते हो, चाहे सूट का बिजनेस करना चाहते हो, या आपको लगे लहंगे की शॉप करनी है, मेरे को क्रॉप टॉप गाउन रखने हैं मेरे को, या नाइट वेयर के प्रोडक्ट रखने हैं, तो वो भी आप हमारे साथ ले जा सकते हो। तो आपको जब भी नया बिजनेस करना है तो साड़ी के साथ में आप बिजनेस कर रहे हो तो आप पेटीकोट, अस्तर, ब्लाउज भी आप साथ में रख सकते हो। अगर आप कुर्ती का बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हो तो कुर्ती के साथ में आप दुपट्टे और सूट भी रख सकते हो। साथ में आप जैसे लहंगा स्टार्ट कर रहे हो तो लहंगे के साथ क्रॉप टॉप आप स्टार्ट कर सकते हो। नाइट वेयर के अंदर भी हमारे पास में ट्रैक पैंट, योगा पैंट, सब नाइट का पूरा सूट, गाउन्स वगैरह सब कुछ है। तो आप किसी भी टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पूरा वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, तो आप आराम से इजीली आप बिजनेस कर सकते हो। देखिए, ये 3 पीढ़ियों का विश्वास है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब पुराना होता है, ओल्ड इज गोल्ड कहा भी है हमारे यहाँ, तो जब कोई बिजनेस पुराना होता है तो उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। 1-2 किस्सा अगर आप मुझे सुनाना चाहें, मुझे अगर आप बताना चाहें कि अगर आपसे मैं आज केसरिया का नाम लेती हूँ तो आपको क्या चीज़ें याद आती हैं पास्ट की? देखिए, जब हमने शुरुआत की थी ना, तो हमारे पास सिर्फ 2 दुकान थी। 2 दुकान के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट रखे और मैन्युफैक्चरिंग किया था। हमारे एक एग्जिस्टिंग यूनिट थी, वो बहुत बड़ा काम है हमारा, लेकिन हम लोगों ने जो केसरिया स्टार्ट की तो दो ही शॉप थी हमारे पास में, उसी के अंदर सारा माल आता था, उसी के अंदर पैकिंग करते थे, उसी के अंदर माल सेल करते थे, वहीं कस्टमर्स आता था। तो शुरुआत के दिन तो ऐसे ध्यान में है। आज हम लोगों ने 50,000 स्क्वायर फुट तक हम लोग पहुंच गए और हमारा विजन है हम लोग 1 लाख स्क्वायर फुट तक हम लोग पहुंचे। तो और साथ में पहुंचे ही नहीं, हम लोग पहुंचने के साथ साथ आप लोगों की जो घर से बिजनेस करने की सोची थी वो भी आपका कन्वर्ट होना चाहिए कि घर से हम लोगों ने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ काम किया। उसके बाद हम लोग दुकान पे आए। आज हम लोगों ने सारी वैरायटी हम लोग केसरिया टेक्सटाइल कंपनी रख रहे हैं और शोरूम खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के पुणे के कस्टमर थे, 2-2.5 साल पहले हमसे जुड़े थे, हमसे 60,000 रुपये का माल लिया था उन्होंने। मेरे को आज भी याद हो, हमारा मतलब 2nd या 3rd कस्टमर था केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में जुड़ा हुआ। तो उन लोगों ने जब माल लिया तो 60,000 रुपये का हिम्मत करके माल लिया था उन आंटी ने। वो आज हर 15 दिन में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जरूर आती है और हम सिर्फ मिलने और माल परचेज करने आती है, वो दूसरे किसी का भी प्रोडक्ट नहीं रखती है। जब वो आई थी, महाराष्ट्र की थी जब वो,
तो 60,000 रुपए से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। घर पे उन्होंने 1 साल के अंदर 6 लाख रुपए की परचेसिंग तक वो पहुंच गए थे, पूरे 1 साल के अंदर ही। आज उन्होंने होलसेल का बिजनेस नया स्टार्ट किया है, अभी हमसे 35 लाख रुपए का नया माल लिया उन्होंने। तो आप सोचिए 2.5-3 साल के अंदर कोई आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। 35 लाख रुपए का माल पिछले महीने हमसे लेके गए वो लोग। मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि यहाँ पर कपड़े के तागे से साड़ी बनाने तक का सब कुछ होता है, क्योंकि वो मैं घूम भी रही हूँ। क्या सब जगह जितना सूरत में जितनी और होलसेल है या जितने और मार्केट हैं, यहाँ पर आप हर गली में देख सकते हैं एक बड़ा नाम है, एक बड़ा होलसेल है। तो क्या सब लोग बनाते हैं साड़ियाँ या कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो बना रहे हैं? नहीं, यहाँ पे 80,000 से दुकान से ऊपर दुकानें हैं यहाँ पे। नहीं, शॉप से जो तागे से साड़ी बनाते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, धागे से जो साड़ी बुनने का काम करते हैं, क्या वो एक ही जगह है या कई जगहों पर है? नहीं, वो बहुत जगह पे है। पूरे सूरत के अंदर ही पॉलिस्टर का काम होता है। पॉलिस्टर से जो साड़ियाँ बनती है पॉलिस्टर धागे से, वो पूरे सूरत के अंदर ही है। यहाँ पे अलग अलग एरिया है यहाँ पे, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट बनते हैं, सबकी अपनी अपनी यूनिट्स है। तो वो यूनिट्स कम से कम 10,000 से ज्यादा यूनिट्स होगी यहाँ पे, जो इस मतलब धागे से कपड़ा, कच्चा कपड़ा जो बनाते हैं, वो 10,000 से ज्यादा यूनिट्स होंगे यहाँ पे, मतलब वेंडर्स होंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद में ये जो जाता है मिल में प्रोसेस होता है, वो यहाँ पे 1,000 के आसपास की कम से कम यूनिट्स ऐसी, मतलब 10,000 कारखाने हैं, उसके बाद 1,000 वो हो जाते हैं डाइंग वाला, जो हाँ। कलर जो कपड़े होते हैं। उसके बाद में 80,000 से ज्यादा दुकानदार हैं यहाँ पे, जो फिर इस कपड़े को, फिनिश कपड़े को यहाँ पे बेचते हैं। तो सूरत बहुत लार्ज स्केल का बिजनेस है। और कपड़े का बिजनेस जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर कृषि के बाद में, मतलब सेकंड नंबर जो बिजनेस आता है, वो कपड़े का बिजनेस आता है पूरे ऑल इंडिया के अंदर। तो भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कपड़ा। और साथ में कपड़े का बिजनेस के अंदर पूरे ऑल इंडिया के अंदर 14 लाख से ज़्यादा व्यापारी है, जो पुराने व्यापारी है। 2006 से पहले के जितने व्यापारी, वो 14 लाख से ज्यादा व्यापारी है। तो आप समझिए कि बिजनेस कितना बड़ा है और कितना बड़ा वॉल्यूम है। और आगे और भी बढ़ने वाला है जी। कपड़े का बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला। रोटी, कपड़ा, मकान और कपड़ा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। कपड़े का बिजनेस बढ़ेगा। जी जी, बिल्कुल बढ़ेगा ही। देखिए, कपड़ा ऐसा है ना कि आपके पास भले 3-4 सेट हो, महिलाओं की बात कर रही हूँ, भले 3-4 सेट हो, लेकिन अगर आज ही कोई फंक्शन में जाना हो तो हमें एक नया कपड़ा चाहिए ही होता है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि कपड़े का बिजनेस, तो महिलाओं का ये जो ट्रेंड है वो हमेशा चेंज भी हो जाता है। हर 6 महीने के बाद किसी नए तरीके के कपड़े की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो सब्जी की तरह नहीं है कि अगर आप हफ्ते तक नहीं बेच पाए तो ये खराब हो जाएगा। अगर आप लेके गए हैं और आप नहीं बेच पा रहे हैं या उसका फैशन चला गया, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर चलता है, आप लाके वापस करके दूसरा कपड़ा भी ले सकते हैं। मैं बस इतना ही बता सकती हूँ। बाकी आपको और जानना, समझना, सीखना है तो आपको खुद भी टहलना पड़ेगा, यहाँ पर आकर घूमना पड़ेगा और समझना होगा कि किस यहाँ पे आए, आप किसी भी माध्यम से जैसे हमसे जुड़ रहे हो, तो मेरा तो यही कहना है कि आप जितनी भी अगर यहाँ पे आते हो, आप समझ के आते हो कि मेरे को 5-6 कंपनीज में यहाँ पे घूमना है या किसी में भी घूमना है, तो मैं यही कहता हूँ 5 कंपनी में आप घूमिए। अगर आपने लिस्ट बना के लेके आ रहे हो कि मेरे को यहाँ जाना है, तो लिस्ट बना के आइए। उसके बाद में आप जज कीजिए कि मेरे को किससे कपड़ा लेना है, किसके साथ व्यापार करना है, कौन मेरे व्यापार का हिस्सेदार बन सकता है, कौन मेरे को बिजनेस में ग्रो कर सकता है, तो उसके साथ भी व्यापार कीजिए। मैं मेरे लिए पर्सनली नहीं बोल रहा कि हमसे ही जुड़िए, आप यहाँ पे जजमेंट आप स्वयं लीजिए। आप अपने बिजनेस में ग्रो किस कंपनी के साथ देख रहे हैं, तो उसके साथ जुड़िए और अपने व्यापार को चालू कीजिए। कपड़े का व्यापार जो है 100% मुनाफे वाला व्यापार है। इसके अंदर कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर मुनाफा नहीं होता, नुकसान होता है। इसके अंदर खाली और खाली एक चीज़ की जो परेशानी होती है, वो होती है डेड स्टॉक की। अगर जो कपड़ा नहीं बिका तो उसका क्या, तो उसके लिए हम लोगों ने या तो सेल के ऑफर की हम लोग गाइडलाइंस देते हैं, या नहीं बिकता है तो वो हम लोग रिटर्न लेते हैं। तो आपके साथ आपका व्यापार कैसे बढ़े, उसके लिए हम लोग हमेशा से जुटे हुए हैं और आगे भी आपके लिए नए नए प्रयास जो है वो करते रहेंगे। अब मुझे पता है बहुत लोग अपने आटे के डिब्बे में, चावल के डिब्बे में या रेक पे अपना जो सेविंग है वो ढूंढ रही होंगी कि कितना हमारे पास सेविंग है, कैसे हम शुरू करें। तो आप अपना सेविंग इकट्ठा करिए। और मैं एक बार, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है सूरत आने के बाद, वो ये है कि ऑनलाइन मत मंगाइएगा। एक बार आप कहीं भी आइए और देख के टहल के जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं हैं और आप बिजनेस शुरू कर रही हैं तो आप स्टेशन से ही हाईजैक कर ली जाएंगी। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे और हमारी गाड़ी खराब हुई थी, तो हम जहाँ भी टहलने जाते थे, खाना खाने निकले या कहीं निकले, तो वो तमाम एजेंट लोग होते हैं जो वहाँ पे आपको बोलते हैं चलिए हम आपको घुमा के लाते हैं, आपको क्या खरीदना है। जी जी, तो ये इस चीज का विशेष आप ध्यान में रखिएगा।
अगर आप सूरत आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं या आप सूरत आते हैं रेगुलर, तो आपको रेलवे स्टेशन से उतरते ही आपको बहुत सारे एजेंट मिलेंगे। रिक्शा वाले जो मिलेंगे और वो आपको बोलेंगे मैं आपको फैक्ट्री लेके चलता हूँ या कहीं पे भी लेके चलता हूँ, तो आप उनको जानते नहीं है, अपरिचित आदमी है, आपने जीवन में कभी आप उन चीज़ का विशेष ध्यान में रखिए। आपने जब जीवन में कभी मिले ही नहीं हो आप, तो आप अपनी लागत, आपकी मेहनत की पूंजी, आप उन पे ट्रस्ट करके कैसे माल ले सकते हो? तो आप अपने घर से ही सोच के आइए कि मेरे को इसी कंपनी के साथ में व्यापार करना है। अब जैसे आप 4 कंपनी का नाम सोच के आते हो, तो चारों कंपनी आप डायरेक्टली खुद जाके चेक करो कि वो अच्छा मैन्युफैक्चरर है, उसकी सर्विस अच्छी है, वो प्रोडक्ट अच्छा बेचता है कि नहीं बेचता है। उसके बाद में आप स्वयं ही अपना डिसीजन लीजिए और फिर व्यापार कीजिए उनके साथ। अच्छा, एक किस्सा सुनाती हूँ। अभी हमारी जब गाड़ी खराब हुई थी, अभी आपको पता ही एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग टहल रहे थे, हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, खाली बैठे थे, क्या करें, तो हम लोग घूमते हुए एक जगह गए, तो एक ऑटो में एक भैया थे, वो बताने लगे कि हम यूपी के साइड से ही हैं, हम अयोध्या की तरफ से ही हैं, आपकी तरफ से हैं, बताइए क्या आप खरीदने आए। क्योंकि जब हमारे जो टोन होता है उससे इन्हें समझ में आ जाता है कि हम यहाँ के नहीं हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि आप क्या खरीदने आए हैं, क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या शादी के लिए कुछ खरीदने आए हैं। तो वो खुद ही आपको पूरा सब कुछ गाइड कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ से नहीं यहाँ से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट जुड़ा होता है। अगर कोई रिक्शे वाला है, उसका काम रिक्शा चलाना है, उसका काम आपको बिजनेस आइडिया देना नहीं है और ये भी बताना नहीं है कि आपको कहाँ से कपड़ा लेना चाहिए। तो इतना चालाकी अपने दिमाग में खुद लाइए, इतना समझदार आप खुद बनिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक होता ही है, ऑटो वाले क्यों किसी एक कंपनी को प्रेफर करते हैं जी। प्रॉफिट वाले जो एजेंट होते हैं, सड़कों पे एजेंट होते हैं जो होते हैं, उनका कम से कम 10% का प्रॉफिट होता है। अब आप 1 लाख 2 लाख का जो बजट बना के आते हो, उसमें 10% तो 20,000 रुपये तो वो ले गया। आप कमाओ ना कमाओ, तो उसका तो बजट तो उसने तो 20,000 रुपये अपना बना लिया। जो फैक्ट्री से, जिस फैक्ट्री वाला था, उसका 30-40% का मार्जिन होता है। उसको पता है कि मेरे को 10% तो ऑटो वाले को देना है, तो वो 30% 40% का मार्जिन। तो आप उन ऑटो वाले के साथ में विश्वास ना करिए, आप डायरेक्ट अच्छे मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़िए। ऑटो वाले का 100% कमीशन है। आप अपना माल लेके जाते हो वहाँ पे और फिर आप देखते हो सेल करूँ, वो माल 100% सेल होगा ही नहीं आपका, आपको मार्जिन मिलना ही नहीं है। कस्टमर यही बोलेगा आपका कि आपने महंगा माल लेके आए हो या महंगी रेट में माल दे रहे हो। तो आप महंगी रेट में माल दोगे तो दोबारा वो कस्टमर भी आपके पास में नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखिए। जिससे व्यापार करना है अच्छा मैन्युफैक्चरर, आप वहीं से अपने एरिया से तलाश करके आइए, यहाँ पे उनसे बात कीजिए, आप लोग कैसे काम करते हो, कितना मार्जिन है, फोटो आप मंगवाइए, प्रोडक्ट को पूरी जांच कीजिए कि रेट वाकई सस्ता दे रहा है बाजार से, तब ही काम कीजिए। आप यहाँ आके दलाल या ऑटो वाले से, रिक्शा वाले से या डायरेक्ट आपको जो बोलते हैं दूर दूर हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे काम ना कीजिए। डायरेक्ट आप उनसे जुड़िए जो मैन्युफैक्चरर है, डायरेक्ट जिससे आपको मुनाफा मिले। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान में आप रखिए। अच्छा, सूरत में इतना मार्केट क्यों है कपड़ों का? जैसे सूरत में आने के बाद बिजनेस 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 घूमने लगता है। भले आपके पास एक अच्छा बिजनेस हो या आप कुछ कर रहे हो, लेकिन जब आप सूरत टहलते घूमते हैं तो बड़ा बिजनेस घूमता है दिमाग में। ऐसा क्या है? सूरत की फिजाओं में कुछ तो है, इसकी सीरत बड़ी अलग है, या आपको मोटिवेट करती है बिजनेस के लिए? देखिए, सूरत ऐसी भूमि है, यहाँ पे जैसे बाहर का व्यापारी हो या सूरत का व्यापारी हो, जिसने सूरत के साथ रुख जोड़ा है ना, उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ा है। जैसे सूरत आके किसी ने व्यापार किया हो या सूरत से जुड़ के व्यापार किया हो, तो सूरत में तो ये चीज़ तो है ही। यहाँ के पुण्य का कमाल देखो, या तापी मैया की जो यहाँ भी उनकी फितरत है, जो भी इनके पास आता है वो कुछ ना कुछ कमा के जाता है। तो ये कमाल यहाँ की भूमिका ही है, यहाँ की तापी नदी का ही है कि यहाँ से जो भी जुड़ा है, जैसे वो बाहर, जैसे कोई भी प्रांत से हो, यहाँ सूरत से जुड़ा है, जैसे वो डायमंड मार्केट में जुड़ा हो, जैसे वो हार्डवेयर इंडस्ट्री में जुड़ा हो, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जुड़ा हो, या बिल्डिंग लाइन इंडस्ट्री में जुड़ा हो, तो यहाँ पे जो भी जिस भी रूप से जुड़ा हुआ है वो हमेशा प्रॉफिटेबल करके ही गया है यहाँ से। तो सूरत तो अपने आप में एक हवा, क्या वो आप इसको एक जीता जागता उदाहरण समझिए आप यहाँ पे, कि यहाँ जब आप सूरत आते हैं ना, क्योंकि मैं खुद ही 3-4 दिन से यहाँ पर हूँ, ये कहें गाड़ी खराब होने की वजह से फंसी हूँ। तो सूरत में जब आप घूमते हैं तो आपके दिमाग में ये चलता है कि यहाँ पर बिजनेस बहुत है, बिजनेस आइडिया बहुत है। छोटा स्टार्टअप करने के लिए अगर आप घूम रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। अगर आप सोच रहे हैं तो आपको यहाँ आना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं आएंगे, खुद नहीं देखेंगे, खुद नहीं सीखेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तब तक आप नहीं शुरू कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर आना ज़रूरी है। और मैं केसरिया का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1977 से है। तो जो पुरानी है वो अच्छी है, ओल्ड इज गोल्ड हम सुनते भी आ रहे हैं। तो आप एक बार खुद आके टहलिएगा, मेरे कहने पे मत जाइएगा, है ना। एक बार आप आइए यहाँ पर देखिए,
और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आकर एक एक कपड़े को खुद अपने हाथ से छू कर ये देखिए कि जो हमने आपको दिखाया है, जो आप देखते आ रहे हैं वीडियोस में, तमाम बड़े बड़े लेंसों से आप वो कपड़े देखते हैं, क्या वो सच में उतना खूबसूरत लगता है जो आप देख रहे हैं। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप आकर बिना लेंस के आप अपनी आंखों से देख कर जाइए वो कपड़ा कैसा है। मैं तो यही कहूँगी कि आपको सूरत आने की ज़रूरत है अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सर कुछ जोड़ना चाहें, जो हमारे व्यूवर्स अभी आपको देख रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, आपने देखा और आप विश्वास आप बनाए हम पे। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पूरे ऑल इंडिया हम लोग सप्लाई देते हैं, जिसके अंदर हम साड़ी, सूट, कुर्ती, ब्लाउज, अस्तर, पेटीकोट, गाउन, जितने भी वुमेंस वेयर के प्रोडक्ट होते हैं उनका बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देते हैं हम लोग। और हम लोग बिजनेस करने का एक बढ़ावा देते हैं कि पूरा इंडिया अपनी जॉब के साथ साथ अगर कर रहा है या पार्ट टाइम कहीं भी उसके पास समय बच रहा है या वो कुछ अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कपड़े के बिजनेस के अंदर आपको पूरी हेल्प करेगा। और साथ में आपका बिजनेस जो है, हम लोग ये चाहते हैं कि आप जब भी ऐसा बिजनेस करने की सोचो तो आप जैसे घर से स्टार्ट करो तो दुकान की तरफ जाए, दुकान की से आप शोरूम की तरफ जाए। तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपने घर से बिजनेस स्टार्ट करके आज शोरूम तक उन्होंने पहुंचे हैं। तो आप भी इस मुहिम में शामिल हो और अपने बिजनेस की ओर अगर सो अपने आप को बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन कहे, तो यही मेरा कहना था। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।